नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा रॉक्स में। आज हम बात करेंगे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न नंबर 92 से। इससे पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, वो हमने द्विवेदी युग महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 में पूरे किए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे, और उससे आगे के प्रश्न जो है हम वो इस वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। पूरे 150 क्वेश्चन की सीरीज है, आप जरूर पूरा कीजिए। हर एक तरीके के क्वेश्चन, हर एक लेखक से जुड़े क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था, या फिर यूँ कहें कि जकी उपनाम किस हिंदी कवि का था जो उर्दू में गज़लें लिखता था, ठीक है। तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम जकी भी था, ठीक है, जिसके नाम से वे उर्दू में गज़लें लिखा करते थे, ठीक है। जकी उपनाम तखल्लुस से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गंगावतरण। ये हमने जो है पिछली वीडियो में भी रिपीट किया हुआ है सारे लेखकों की काव्य कृतियों पर, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी और वीराष्टक, और अन्य भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 93 पर देखते हैं। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युग में जो महाकाव्य रचित हैं इन चारों में से वो एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी रचना नहीं है वो देखते हैं। तो इसमें से प्रिय प्रवास है, किसकी है? हरिऔध की। साकेत है, रामचरित चिंतामणि भी है, जयद्रथ वध नहीं है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? आइए देखते हैं। ये जो है ये नहीं है। द्विवेदी की रचनाओं में से जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है, यह काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इसके जो है रचयिता मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का जो साकेत महाकाव्य है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध का क्या है? महाकाव्य है, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही कि खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का क्या है? प्रिय प्रवास है, ठीक है। और गुप्त जी का साकेत भी महाकाव्य है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य व प्रबंध काव्य है। लेकिन जो ये है जयद्रथ वध क्या है? मैथिलीशरण गुप्त का ही रचित काव्य है, लेकिन वो काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 पर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है, ठीक है। तो ये जो रचना है वो वंशीधर शुक्ल, किसकी रचना है? वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है, यह पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं। जो ये हैं आजकल गाते भी हैं हम लोग ना, कदम कदम बढ़ाए जा, जो राष्ट्रीय गीत में शामिल होते हैं, इस तरह के गीत, उनके रचनाकार कौन है? वंशीधर शुक्ल हैं। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? इसमें से देखिए, राष्ट्रीयता है, इतिवृत्तात्मकता है, नीति और आदर्श का चित्रण भी है, कल्पना का अतिरेक नहीं है। द्विवेदी जी ने कल्पना पर, मतलब कि कल्पना करना, इमेजिनरी पर, श्रृंगार पर, रस पर, इन सब पर कविता करने से उनको बहुत ज़्यादा वो था, मतलब रोष था, क्रोध था। वो जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना था, उस समय इन सब कविताओं का कोई महत्व नहीं था, ठीक है। राष्ट्रीय भक्ति भावना की कविताओं की ज़रूरत थी, इसलिए जो है कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यह छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की क्या है? प्रवृत्ति है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा क्या है? कथन गलत है। अब हम द्विवेदी युगीन के बारे में कथनों पर बात करते हैं। तो द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव था। अभी तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि राष्ट्रवादी कविताएं हो रही थी, राष्ट्रीयता भरी कविताएं हो रही थी, तो यहाँ पे गलत कैसे हो सकता है ना। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता थी, ये सही है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ, ये भी सही है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है,
बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीयता का अभाव था ऐसा तो था ही नहीं, कि राष्ट्रीयता तो भरपूर भर भर कर सब में भरी हुई थी, सारे कवियों में भरी हुई थी। तो ये जो कथन यहाँ पर गलत साबित होता है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 97। डॉक्टर रिसाल का ब्रज भाषा काव्य है। डॉक्टर रिसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक है। ठीक है, डॉक्टर रिसाल का क्या है, रमाशंकर शुक्ल रिसाल का ब्रज भाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजागवा 1970 में लिखा था। इनकी अन्य प्रसिद्ध का जो कृति है वो है काव्य पुरुष है, जिसकी रचना 1955 में इन्होंने खड़ी बोली में की थी। काव्य पुरुष ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया था? किसे? धाराधर धावन नाम से कालिदास के मेघदूत का किसने अनुवाद किया था? तो वो है रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने धाराधर धावन नाम से कालिदास के मेघदूत का क्या है अनुवाद किया था। देखिए, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास ने मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद ब्रज भाषा में रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। इनकी और जो अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं जो उन्होंने की हैं, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, रावण विरोध और अमलतास। क्या है? अमलतास। प्रश्न नंबर 99 पर बात करते हैं। कविता प्रभावशाली रचना है। कविता क्या है? प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? ये किसने कहा है कि जो कविता है वो प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है? ये कथन कहने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कविता ये है, हमने बात कर लिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा काव्य ग्रंथ जो हमें बताना है वो मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? इसमें से जय भारत है, द्वापर है, विष्णुप्रिया है, जबकि मानसी नहीं है। मानसी मैथिली शरण गुप्त का जो है काव्य ग्रंथ नहीं है। यह है मानसी काव्य ग्रंथ। रचयिता है रामनरेश त्रिपाठी। कौन है इसके रचयिता? रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य जो है काव्य हम ग्रंथ देख लेते हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न, ये 3 इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए 3 ही पेपर में पूछे जाते हैं एक तरीके से। मिलन, पथिक, स्वप्न ये याद कर लीजिए। 1917, 1920 और 1929। और जो है द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ जो है वो मैथिली शरण गुप्त के हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? ये हमने बहुत बार पढ़ा कि प्रिय प्रवास के रचयिता, इसमें तो अब हमें बिल्कुल भी संदेह की जरूरत नहीं है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं प्रिय प्रवास के रचयिता। इस रचना को खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका प्रथम नाम, पहले इसका नाम था ब्रजांगना विलाप था, बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित है। ठीक है, क्या है? प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 102 पर बात करते हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मतलब राम का चरित्र ऐसा है जो स्वयं ही काव्य के समान है, मतलब कोई भी अगर कविता करना चाहे वो खुद ही कवि बन सकता है। ठीक है, यह कथन कहने वाले कौन है? यह किस कवि की रचना है, किस कवि ने कहा है? तो ये कहने वाले हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों का जो विवरण दिया है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर ने कहा है कि स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? इसमें क्या है? इसमें से ये बताना है हमें कि किस प्रबंध काव्य की रचना उस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। कौन सी वो कविता है, कौन सा वो
क्या है, प्रबंध काव्य है, तो वो है साकेत। साकेत में जो रचना की गई है उर्मिला को बहुत ही ध्यान में रखकर की गई है। ठीक है, साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि जो है मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं या कृतियाँ हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 104, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। जब भारतेंदु युग में बहुत सारी काव्य कृतियाँ हो रही थी, लेकिन उसमें व्याकरण की बहुत सारी अशुद्धियाँ हो रही थी, बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी, काव्य कृतियों में व्याकरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह जो है बेड़ा अपने ऊपर उठाया और जो है हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई क्या है इन्होंने की, मतलब इसके प्रवर्तक है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 105 पर बात करते हैं तो एकांतवासी योगी के रचयिता कौन माने जाते हैं? एकांतवासी योगी के रचयिता जो है श्रीधर पाठक हैं और ये रचयिता नहीं है, इनकी अनुदित कविता है, मतलब अनुदित इनका ग्रंथ है, इन्होंने ये क्या है अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। यह गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है। किसका है? गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना जो है लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं देखते हैं। अनुदित जो है यह अनुदित है, मतलब अनुवाद की गई हैं, गणरीय और दार्शनिक। ठीक है, और एकांतवासी योगी और जड़ग्राम, शांत प्रतीक और ऋतु संहार। ठीक है, और मौलिक है जो उन्होंने खुद की रचनाएं की है, स्वरचित है वो वनाष्टक है, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई, सार, स्वर्गीय वीणा, धनविजय, सांध्याटन, गुणवंत, हेमंत। ठीक है, प्रश्न नंबर 106 पर बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा स्थान था, यहाँ पर हमें बताना है। तो वह कानपुर, जहाँ पर जो है अत्यधिक गोष्ठियाँ होती थी समस्या पूर्ति पर। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य, कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य, कुब्जावली, वृतम। ठीक है, ये भी इनमें से इम्पॉर्टेंट है जो है कान्य, कुब्जा, अबला विलाप। ठीक है, ये जो है पेपर में क्वेश्चन आता ही है। 107 पर बात करें। मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया है? मेघनाथ वध। ठीक है, इसका जो अनुवाद किया है वो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्होंने मेघनाथ वध से माइकल का अनुवाद किया है। हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किया है। गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। ये याद रखना है हमें कि जो है गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? तो गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि देने वाले हैं महात्मा गांधी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 108 पर बात करते हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? कवि सम्राट की उपाधि किसको दी गई है? तो वो है इकलौते हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आधुनिक काल का सूरदास। ठीक है, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का क्या है प्रथम महाकाव्य का माना जाता है, जिसकी वजह से प्रिय प्रवास की वजह से इनको क्या कहा जाता है आधुनिक काल का सूरदास। बात करते हैं प्रश्न नंबर 109 पर। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये इसका अनुवाद करने वाले हैं श्रीधर पाठक, और किसकी ये कृतियाँ थीं? गोल्ड स्मिथ की। ठीक है, जिनकी कृतियों का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था। गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्टेड विलेज का अनुवाद जो है श्रीधर पाठक ने किया। हरमिट का एकांतवासी योगी तथा डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से उन्होंने क्या अनुवाद किया था? एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल छंद में की गई थी। पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। प्रथम कविता का क्या है? गुणवंत हेमंत। तथा खड़ी बोली की प्रथम प्रथम पुस्तक जो है एकांतवासी योगी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 110 पर।
हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? किसने किया हिंदी में सबसे पहले स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग? ठीक है, तो वो करने वाले हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में स्वच्छंदता का प्रयोग किया। ठीक है, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के क्या है अनुज छोटे थे, मतलब अनुज छोटे भाई थे लोचन प्रसाद पांडे के। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 111, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? सगुण मूर्ति सर्वेश की किसने कहा है अपनी भारत माता को, राष्ट्रीय भूमि को या फिर मातृभूमि को? ये कहने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने अपनी भारत को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहा है। ठीक है, और इसकी वंदना की है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये सबका बचपन जो है कुछ इस तरीके से ही बीता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है यहाँ पर, कि किसका जो है प्रकाशन पहले हुआ था और किसका बाद में हुआ था। तो जो ये भारत भारती, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत सीक्वेंस है। इसका सही सीक्वेंस है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, फिर विष्णुप्रिया। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में और विष्णुप्रिया 1957 में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी क्या है? कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह संग्रह 10 खंडों में विभाजित है। इनमें हिंदी और उर्दू की कविता, इसमें क्या हिंदी और उर्दू कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। इसमें से गलत जो है वो है ये है कि यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। ठीक है, ये संग्रह क्या है? 10 खंडों में विभक्त है। ये कथन गलत है, बाकी सारे कथन अपने आप ही सही हो जाते हैं। यह जो है कथन ए, यह 10 खंडों में विभक्त है, गलत है। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित जो है कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित नहीं है, यानी गलत है। यह संग्रह 8 खंडों में विभक्त है, 10 खंडों में ना होकर 8 खंडों में विभक्त है। ठीक है, कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। 15,000 से अधिक लोकगीत हैं इन्हें, जिन्हें त्रिपाठी जी 1925 से 1930 के बीच अवध के गाँव से घूमकर संग्रहित किया है। उन्होंने क्या है 1925 लेकर 1930 तक। इसमें सोहर है, कजरी है, बिरहा है, होरी है, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने पूरे अवध की क्या है संस्कृति को ही इसमें लपेट लिया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 114 पर। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अब मतलब कि स्त्रियों पर कविता करना छोड़ो, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम कविता कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक कर सकते हैं, भिक्षुक से लेकर राजा तक, समुद्र से लेकर पर्वत तक, जल से लेकर आकाश तक, सब पर कविता हो सकती है। तो फिर हम एक ही विषय को लेकर क्यों बैठे हुए हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 115 पर। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? भारत भारती की रचना का उद्देश्य इनमें बताना है हमें। अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, या वर्तमान को सार्थक करना, या भविष्य का निर्माण करना, या इनमें से सभी। तो जो है भारत भारती का उद्देश्य है, रचना का उद्देश्य इनमें से सारा है। अतीत से प्रेरणा भी लेना है, वर्तमान को सार्थक करना है और भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक बनाना, भविष्य का निर्माण करना। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो है भारत भारती की जो रचना की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को कहाँ से मिली, तो हमें उसका उत्तर जो है यहाँ से देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 116। हरिऔध कृत उस
महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। हरिऔध ने किस महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है? तो वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इनका बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो पेपर में पूछा जाता है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास 1914 में, जिसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग है? 17। इसमें जो है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। ठीक है, बचपन से लेकर कब तक का? मथुरा प्रस्थान तक का। हरिऔध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की है जिसमें 15 सर्ग हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। ठीक है, विषय प्रिय प्रवास को वर्णन है। प्रिय प्रवास को क्या है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 117, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? किस कवि को? ये तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। किसने दी है? मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न नंबर 118 पर बात करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न नंबर 118 पर बात करते हैं। द्वितीय युग को जागरण काल किसने कहा है? द्वितीय युग को जागरण काल ये कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने द्वितीय युग को जागरण काल कहा है। जागरण तो सुधार काल भी कहते हैं इसको। इसकी अवधि जो है 1900 से 1918 है। कब है? कब से कब तक है द्वितीय युग की अवधि? 1900 से 1918। आचार्य शुक्ल ने द्वितीय युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा है भारतीय हिंदू युग को। तथा समयावधि सन 1893 से 1918 तक मानी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 119 पर बात करते हैं। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? दिवस का अवसान समीप था, अभी हमने ऊपर के प्रश्न में ये पढ़ा था। ठीक है, व्याख्या में है ना, कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति है अयोध्या सिंहोपाध्याय किसकी? हरिऔध की। कुछ और पंक्तियों पर बात कर लेते हैं। आज ही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, श्याम नारायण पांडे। वंदनीय है वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधुवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो, श्रीधर पाठक की यह पंक्ति है। प्रश्न नंबर 120 पर देखते हैं। द्वितीय युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? ऐसा कौन सा कवि है द्वितीय युग का जिसने क्या है सारी रचनाएं किसमें की हैं? ब्रज भाषा में की हैं, ना कि हिंदी भाषा में। वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऐसा करने वाले हैं इनका क्या है उपनाम क्या है? जकी। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का आगे हम बात पढ़ते भी हैं इसमें। द्वितीय युग के कवि क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। रचनाकार जो रत्नाकर हैं उर्दू में जगी उपनाम से कविता करते थे, ये भी मैंने आपको बताया और इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। रत्नाकर की जो रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विरासचक हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 121 पर बात करते हैं। तो जयद्रथ वध रचना किसकी है? जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ये कितनी बार भी हम इसमें व्याख्या में ही पढ़ चुके हैं, प्रश्नों के बीच में पढ़ लेते हैं, है ना। जयद्रथ वध जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और उनकी अन्य रचनाएँ हैं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 122 पर। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मेघनाद वध माइकल मधुसूदन दत्त कृत जो मेघनाद है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो वो हिंदी में अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया है। इनका उपनाम क्या था? मधुप। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम मधुप। इनके अनुदित काव्य हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार। क्या है? वृत्त संहार। 123 प्रश्न नंबर काव्य मंजूषा के रचयिता है। ये भी हमने ऊपर अभी व्याख्या में पढ़ा था कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना काव्य मंजूषा भी है। द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह हैं सुमन,
कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली, व्रतम। ठीक है, आचार्य द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं है। क्या है? स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं। निम्न में से, प्रश्न नंबर 124, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की क्या है? नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना, पंचवटी जयद्रथवत अभी पढ़ा ना। तो इसका मतलब प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। और ये किसकी रचना है? अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कुछ इस तरीके से ही है ना। बल्कि अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास का प्रथम नाम क्या है? बृजांगना विलाप। ये बार बार मैं बता रही हूँ, बार बार इसमें आ रहा है, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्णवृतों पर आधारित है। रंग में भंग, जयद्रथवत, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। 125, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? कौन सी रचना जो है राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? मैंने आपको बताया था कि 3 उनके बहुत इंपॉर्टेंट है रचनाएं जो पेपर में आते हैं। कौन सी? स्वप्न मिलन, पथिक स्वप्न मिलन। जबकि शांत प्रतीक नहीं है, किसकी रचना है? अनुदित रचना है ये, श्रीधर पाठक की। ठीक है, रचनाओं में शांत प्रतीक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, बल्कि श्रीधर पाठक की रचना है। स्वप्न पथिक स्वप्न और मिलन जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। 126, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है ना। प्रिय प्रवास अब तो हमें याद ही हो गया है, मतलब आपको याद ही हो गया होगा कि जो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुरुक्षेत्र दिनकर और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 127 पर बात करते हैं। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब हमें बताना है किसकी मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो जो है प्रेम पथिक रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बाकी और सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी रचना है प्रेम पथिक? जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक। और जबकि भारत भारती, जयद्रथवत तथा यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। 128, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है मैथिली शरण गुप्त? इनको क्या कहा है जो है? तो है सामंजस्यवादी कवि कहा है शुक्ल जी ने, सिर्फ शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, और इनको राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्र कवि किसने कहा है मैथिली शरण गुप्त को? तो महात्मा गांधी ने कवि कहा है। आगे पढ़ते भी हैं। शुक्ल जी के अनुसार जो है मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है, कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 129 की। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त पर यह जो मंतव्य है यह किसने कहा है? ये ठीक है, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हें भारत भारती पर लिखने में महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 130, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? अनुदित रचना पूछी गई है मैथिली शरण गुप्त की। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि मेघनाथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की क्या है? अनुदित रचना है। ये किसने मेघनाथ वध किसकी रचना का अनुदित है? माइकल मधुसूदन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही लिया। और इनकी जो है अन्य और अनुदित रचनाएं हैं वो प्लासी का युद्ध और वृत्त संहार। मौलिक रचनाओं पर बात करें तो रंग में भंग, जयद्रथवत, जय भारत, नहुष किसान, नहुष भी है इनका, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। ठीक है, और हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत को जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें कलयुग का तुलसीदास भी कहा जाता है, आधुनिक का तुलसीदास। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती 1912 रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे सिहाली और बृजमोहन दत्तात्रेय कवि की जो है भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 131, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये जो काव्य कृतियाँ हैं ये किसके द्वारा रचित हैं या किसने इसकी रचना की है? तो ये इसकी रचना करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त
जो राष्ट्र कवि हैं मेरे चपल यौवन बाल। जो ये है मैथिली गुप्त की अन्य एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, पेपर में पूछी जाती है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित आदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, ये मैथिली गुप्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 132, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि जो है कौन है? मधुप उपनाम से मैथिली गुप्त, ये हमने भी बात की थी। ये मैथिली गुप्त का एक उपनाम है मधुप। ठीक है, और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मैथिली गुप्त बंगला जो कवि हैं माइकल मधुसूदन दत्त की ये जो रचना है उनका अनुवाद किया था, उसका अनुवाद किया था मेघनाथ वध नाम से। मैथिली गुप्त के को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती के लिए। मैथिली गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा था और गुप्त जी को हरिकीर्ति का छंद का बादशाह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में नया बिल्कुल कि हरिकीर्ति का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो है मैथिली गुप्त। किसको कहा जाता है? मैथिली गुप्त को। चलिए पढ़ते हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? जो मैथिली गुप्त है उन्होंने यह जो कवि है वो किस में लिखी है? तो वो है साकेत, जो इनका महाकाव्य है। साकेत में लिखने वाले जो हैं, साकेत का जो शाब्दिक अर्थ है मतलब साकेत का जो अर्थ है वो है अयोध्या। अयोध्या से जुड़ा है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 134, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखर पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। इस पंक्ति का जो आशय है क्या है? इसका मतलब क्या है कि सूर्यास्त हो गया है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूर्य की आखिरी किरणें विराजमान थीं। इनमें से कौन सा है जो सही है? दिवस का अवसान समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तो फिर इनमें से जो है वो है सूर्यास्त हो गया था। ऐसा नहीं है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। इसमें यह कहने के प्रयास कर रहे हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे दिन क्या ढल रहा है। गगन क्या है? कुछ गगन में लालिमा छा रही है, तो आसमान में लालिमा फैलने लगी है। ठीक है, ये सही है। चिड़िया अपने नीरों में विश्राम, पेड़ की फुनगियों पर सूर्य की आखिरी किरणें विराजमान थीं। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 135 की। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ए, भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। इसमें आद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से गलत हैं? इसमें हम बात करें कि जो ये मुसद्दसे मुद्दों जजे इस्लाम है, या इसका दूसरा नाम है मुसद्दसे हाली। अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि किसकी प्रेरणा से इन्होंने भारत भारती की रचना की थी। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ए और सी। ठीक है, ए और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में लिखा है? अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखा था, इसमें किसने किसके बारे में लिखा है? दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा है कि बाल मुकुंद गुप्त कौन है? ये है भारतेंदु युग के कवि है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में लिखा है कि अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता था। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 137 की। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य जो प्रवृत्तियाँ हैं वो क्या हैं, ये बताना है हमें। तो समाज सुधार है, या गीति काव्य की प्रचुरता है, या स्वच्छंदता है, या इतिवृत्तात्मकता है? हमने तो इतिवृत्तात्मकता पढ़ा था ना कि इतिवृत्तात्मकता जो है महत्वपूर्ण है और है समाज सुधार। इस वजह से हमारा जो है ऑप्शन सी होना चाहिए और हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
ठीक है। दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार में तीव्रतात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, ठीक है। इसकी समयावधि 1900 से 1918 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान काल के अंतर्गत रखते हैं तथा इसकी समयावधि जो है 1893 से 1918 तक मानते हैं। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है, ये तो हमें पता है, मतलब अभी हमने पढ़ा। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था। प्रश्न नंबर 138। अब हमें बताना है क्या निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। ये हमें नीचे युग्म दिए गए हैं कुछ, ठीक है। ये युग्म दिए गए हैं कुछ, जिनमें से हमें बताना है कि कौन से युग्म सही है, क्या कौन सा जो है काव्य क्या है। महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, नाट्य काव्य है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। ये हमारे का विधा होती है। तो फिर इनमें से कौन सा क्या है। विष्णुप्रिया क्या है, सिद्धराज क्या है, इसमें से हमें क्या है एलिमिनेशन के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे साकेत है एक, साकेत तो महाकाव्य है ना, साकेत क्या है, महाकाव्य है, तो साकेत ऑप्शन सही है हमारा, सही होना चाहिए। और जो है सिद्धराज जय भारत मुक्त काव्य नहीं है, बिल्कुल गलत है ये वाला। तो सिद्धराज और खंड काव्य क्या है, ये विष्णुप्रिया ये भी खंड काव्य है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है इसके हिसाब से सही है। विष्णुप्रिया खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सिद्धराज खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त और जय भारत ये भी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जय भारत भी एक खंड काव्य है, ये मुक्त काव्य नहीं है। बात करते हैं 139। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। हिंदी में ऋतु संहार की रचना किसने की है, तो वो है श्रीधर पाठक, जिन्होंने हिंदी में ऋतु संहार की रचना की है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। कौन है, श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पाठक की प्रमुख कृतियाँ कृष्ण सुषमा, ब्रजभाषा, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीरा, धनविजय, गुणवंत, हेमंत आदि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियाँ हैं उन्होंने रचना की है। भक्ति सरोवर से प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर। और ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचनाएँ हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, देवयानी आदि, ठीक है। और जो है जगमोहन सिंह से जुड़ी जो है रचनाएं, इनके बारे में हमने विस्तार से जितने भी प्रश्न इन पर बनते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र से और ठाकुर जगमोहन सिंह से, हमने पिछली वीडियो में भारतेंदु युग में बात की है भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग पर वीडियो भाग 1 और भाग 2। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। हमें बताना है कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। तो जो है प्रेम पच्चीसी है। स्वप्न हमने पढ़ा था कि ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, तो यही नहीं होनी चाहिए। कृषक रंजन और कुसुमांजलि है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से स्वप्न जो 1929 में इसकी रचना काल है, रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की अन्य जो रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको यही देखने को मिलेंगे। और एक मानसी जो अन्य है 1927 में, ठीक है। जबकि प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक रंजन और राष्ट्रीय वीणा, करुणा, कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग जो है गया शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 141 की। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्वब्द। कामायनी से उद्धत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन जो सही है कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए। तो चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन नहीं, गलत है ये बिल्कुल। श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, ये भी नहीं है। लज्जा सर्ग श्रद्धा कथन नहीं। श्रद्धा सर्ग जो है मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर देने के लिए ये कहा गया है श्रद्धा सर्ग में, ठीक है। कामायनी के जो रचनाकार हैं वो है लेखक जयशंकर प्रसाद, 1935 इसका रचना काल है कामायनी, ठीक है। और बात करते हैं द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग जो नामकरण है किया गया है किसके नाम पर किया गया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जिन्होंने क्या है इस काल का एक तरीके से उद्धार किया था। द्वितीय युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। इन्होंने गद्य पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इन्होंने कहा बंद करो, ये खड़ी बोली में ही सारे काव्य होंगे, चाहे वो गद्य हो पद्य हो। अब ब्रजभाषा में काव्य पर उन्होंने जोर देना बंद करवा दिया। इनके द्वारा रचित जो अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं,
इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित है। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलापी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं इनसे जुड़े क्या काव्य रचना है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, यह भी हमने ऊपर पढ़ा। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है, तो श्रीधर पाठक की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, ये तो हम पढ़ ही रहे थे। शेफर्ड एंड क्या है फिलोसोफर, ये इसके रचनाकार है ग्रे, लेकिन इन्होंने श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया है गडेरियो और दार्शनिक से। हरमिट जो रचना गोल्ड स्मिथ की, सारी डेजर्टेड विलेज, ट्रैवलर और ऋतु, ये तीनों रचनाएं। ऋतु संहार कालिदास की रचना है और इसका ऋतु संहार नाम से ही इन्होंने क्या है इसका अनुवाद किया है। लेकिन हरमिट, डेजर्टेड विलेज और ट्रैवलर, इन तीनों के रचनाकारों का गोल्ड स्मिथ और एकांतवासी हो गए जड़राम और शांति नाम से क्या है श्रीधर पाठक ने इनका अनुवाद किया है। 144 हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा जाता है, तो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। श्रीधर पाठक पहले हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके द्वारा मौलिक और अनुदित रचनाएं हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, सांध्याटन, गुणवंत हेमंत। अनुदित रचनाएं गडेरिय और दार्शनिक, एकांतवासी की, जयराम, शांति, ऋतु संहार। यह भी हमने बात की इस पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, हमें बताना है कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। तो पहले हम बात कर रहे थे कौन सी रचनाएं जो है वो हरिऔध की हैं। वैदेही वनवास है, चुभते चुभते चौके चौबदे तो बिल्कुल है, इसका मतलब विचित्र विवाह जो है हरिऔध की रचना से संबंधित नहीं है। प्रिय प्रवास, हरिऔध, सत्सई, मर्म स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारे, प्रेमांबु प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, पदे प्रसून, चुपते चौपते, चौके चौबदे, पारिजात, बोलचाल, रसकलश, रीति ग्रंथ है। और जबकि विचित्र विवाह जो हरिऔध द्वारा रचित नहीं है, विचित्र विवाह किसके, रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित है। और बात करते हैं द्विवेदी युग का वह साहित्यकार, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र और साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। कौन से वो साहित्यकार हैं, वो हैं नाथूराम शर्मा शंकर, जिनको इन उपाधियों से नवाजा गया था। कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो देख लेते हैं। काव्य ग्रंथ अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य। 147 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो हमने ऊपर जो बात की थी उसमें सितराज, हिडिंबा और जय भारत है, लेकिन कृष्णकंदन नहीं है। कृष्णकंदन जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कृष्णकंदन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि गैर प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। किसकी, गैर प्रसाद शुक्ल सनेही की। सनेही की अन्य रचनाएं प्रेम, पचीसी, राष्ट्रीय वीरा और त्रिशूल। सनेही का एक दूसरा उपनाम है त्रिशूल, जो राष्ट्रीय जो क्या है राष्ट्रीय भावना से संबंधित जो भी रचनाएं वो करते थे वो त्रिशूल उपनाम से करते थे, ठीक है। और श्रृंगारिक रचनाएं स्नेही नाम से उपनाम से करते थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 148 की, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है। कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की महाभारत से संबंधित नहीं है, वो है वन वैभव, वक संहार और सैरंध्री तो है, लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति जो है ये महाभारत से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 149, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। हरिऔध ने काव्योपवन का प्रकाशन कब कराया, तो वो उत्तर है उत्तर नंबर सी 1909 में। हरिऔध द्वारा रचित, एक बार काव्य को देख लेते हैं। और काव्योपवन का प्रकाशन 1909 में। हरिऔध द्वारा रचित जो काव्य है प्रिय प्रवास, पारिजात भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका काव्य है। वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चौकी चौबदे, चुभते चौबदे आदि। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये बार बार रिपीटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। किसके साहित्य को हम ऐसा देखते हैं वो है द्विवेदी युगीन, जो है सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं उसका वही असली रूप है, तो वह द्विवेदी युग का, ठीक है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। 1903 में जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या है ख्याति लब्ध
संपादक हुए। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 में ईस्वी में वाराणसी में हुआ। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। यह एक मासिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका? इंदु। प्रश्न नंबर 151, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उक्त पंक्तियाँ जो है किस कृति से संबंधित है, किससे ये जो है पंक्तियाँ ली गई हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। भारत भारती से पंक्तियाँ ली गई हैं और भारत भारती के लिए ही महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। और ये किससे प्रेरित है? मुसद्दे से हाली और ब्रजबंधु तथाकृत भारत दर्पण से। ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता कौन सी है? मतलब किस पर आधारित है? द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता पर आधारित है द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 153 देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। कौन सी पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है इतिहास के उपेक्षित नारी को? वो है साकेत। और वो कौन है? उर्मिला। ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की जो पत्नी थी को साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, वैतालिक तथा पंचवटी जो है मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख क्या है कृतियाँ हैं। 154, द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने रखा है जागरण सुधार काल। देखते हैं ना, डॉक्टर नगेंद्र जागरण सुधार काल रखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल नाम दिया है। ठीक है, संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने किसको? आदिकाल को। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। प्रश्न नंबर 155, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता जो है नहीं है? किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? वो है गद्यात्मकता, तीव्रात्मकता, वैचारिकता और काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है। राजपूती आन की कथा है। राजपूती आन की कौन सी कथा है? मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं है ये, लेकिन रंग में भंग जो है राजपूती आन की कथा है। राजपूती आन की कथा रंग में भंग काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने क्या है राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। इनके द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है जयद्रथवध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल किसान भी इंपॉर्टेंट, विकट भी गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर, विष्णु प्रिया। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का जो मुख्य संबंध है वो किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो वह है लक्ष्मण और उर्मिला पर जो है आधारित है ये साकेत। इसकी जो है गुप्त जी साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है ही। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया। इसकी कथा साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई है, मतलब अयोध्या को। इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर जो उर्मिला और लक्ष्मण की है ना। मैथिलीशरण गुप्त 158, मैथिलीशरण गुप्त ये ऐसी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। 158 158 मैथिलीशरण गुप्त द्वारा जो रचित जयद्रथवध है वो क्या है? तो वो है एक खंड काव्य। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था कि जयद्रथवध है मुक्त काव्य नहीं, वो एक क्या है खंड काव्य है। जयद्रथवध खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। महाकाव्य का आंशिक रूप एक पाठ अगर लिया जाए तो खंड काव्य है। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथवध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन है, अतः ये खंड काव्य है। इसमें सिर्फ जयद्रथ के वध का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 159, दिवस का अवसान समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य जो काव्य की पंक्तियाँ हैं वो किससे ली गई हैं, किससे संबंधित है? तो वो है प्रिय प्रवास से, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवाद इसके रचनाकार हैं।
द्वितीय युग के कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1914 में रचित प्रिय प्रवास से है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इस काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। 160 द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है? तो वो है ब्रजभाषा को। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से, जब ये भारतेंदु युग चल रहा था तब तक जो है ब्रजभाषा में कविताएं हो रही थी, काव्य रचना हो रही थी, लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो द्विवेदी जी को ये बिल्कुल रास नहीं है। उन्होंने क्या है, खड़ी बोली को ही गद्य और पद्य दोनों में बराबर का महत्व दिया। ठीक है, देखते हैं द्विवेदी जी ने ब्रजभाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में भी काफ़ी योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, किंतु कविता की भाषा अब भी ब्रजभाषा ही बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के रूप में स्थापित किया। ठीक है।